जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। 35 दिनों के अंदर दूसरा जैगवार एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। टाटा और भारत फोर्ज की फैसिलिटी में शुरू हुआ डीआरडीओ के एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स का प्रोडक्शन। इंडियन आर्मी से पहले कल्याणी ने सप्लाई करी यूरोपियन कंट्रीज को आर्टिलरी गन्स। भारत की पारस डिफेंस भारत में बनाएगी इसराइल की एडवांस ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी। और आर्मीनिया की दिलचस्पी भारत के तेजस मार्क 2 में। दो अप्रैल की रात को नाइट मिशन के दौरान जामनगर एयरफील्ड से उड़ान भरने के बाद इंडियन एयरफोर्स का 2 सीटर जैगवार एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और एयरफोर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये दुर्घटना टेक्निकल मालफंक्शन के कारण हुई है, जिसे एयरक्राफ्ट के पायलट ने फेस किया था। और फिर पायलट ने जमीन पर लोकल पॉपुलेशन और एयरफील्ड को बचाते हुए एक सेफ जगह पर जाके ही एयरक्राफ्ट से इजेक्ट किया था। लेकिन बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इस दुर्घटना में एयरक्राफ्ट के एक पायलट को बचाया नहीं जा सका है और गंभीर चोटें लगने की वजह से हमारे इस एयर वॉरियर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि दूसरे पायलट का जामनगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए और बताया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट है जामनगर सिटी से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक ओपन फील्ड में क्रैश हुआ था। और जबकि 2025 में यह जैगवार एयरक्राफ्ट का दूसरा क्रैश है। इससे पहले 7 मार्च को भी जैगवार एयरक्राफ्ट अंबाला के पास क्रैश हो चुका है। और कल के क्रैश में हमने अपने जिस एयर वॉरियर को खोया है उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। डीआरडीओ ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड की फैसिलिटीज़ में एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, जिसमें व्हील्ड वेरिएंट्स और ट्रैक वेरिएंट्स दोनों हैं, तो उनकी मेटल कटिंग सेरेमनी को आयोजित किया था। और जिसके साथ ही इन एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स के प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। और इस परियोजना के तहत जो पहले आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनका प्रोटोटाइप इसी वर्ष अक्टूबर के महीने तक रोल आउट होगा। और जो कि इस बात को भी दर्शाता है कि किस तरह से जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है तो वो भारत को डिफेंस सेक्टर में और भी तेजी से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद कर रहा है। और इस परियोजना के तहत जो प्लेटफॉर्म्स विकसित होंगे तो वो मल्टीपल रोल्स में इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जैसे कि इनके फुली आर्म्ड कॉम्बैट वर्जन्स, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, सर्विलियंस एंड रिकॉनेसेंस व्हीकल्स, और जो कि इंडियन आर्मी की फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICVs की रिक्वायरमेंट के साथ भी अलाइंड होंगे। और इन प्लेटफॉर्म्स के जितने भी एडवांस सब सिस्टम्स है, जैसे कि चेसी, हल, इंजन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, प्रोटेक्टिव एपरेटस, वेपन्स, कॉम्बैट सिस्टम्स, उन सभी को डीआरडीओ लेबोरेटरीज के अनुसार ही विकसित किया गया है। और इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स भारत की स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर में एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल एक्सपोर्टर को बनने में भी भारत को मदद करेंगे। बाकी टाटा द्वारा ऑलरेडी बनाए गए कैस्ट्रल जैसे प्लेटफॉर्म से ये वाला प्लेटफॉर्म कितना अलग होने वाला है तो उससे संबंधित ऐसी कोई डिटेल देखने को फिलहाल अभी नहीं मिली है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि इंडियन आर्मी की फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICV वाली परियोजना के साथ ही अलाइंड हो सकता है। बुधवार को भारत फोर्ज के चेयरमैन श्री बाबा कल्याणी की तरफ से बताया गया है कि हमने इंडियन आर्मी को भी सप्लाई किए जाने से पहले यूरोपियन कंट्रीज़ को अपनी आर्टिलरी गन्स एक्सपोर्ट करी हैं। और जबकि पिछले साल ही करीब 100 आर्टिलरी गन्स यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट की गई हैं, जिनमें 18 ATAGS भी हैं। और उनका ये भी कहना था कि उनका गोल है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्टिलरी प्रोड्यूसर बनना। और वे उम्मीद करते हैं कि इस गोल को वे 2030 तक अचीव करेंगे और जिसके लिए वे काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को स्थापित कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि वर्तमान समय में वे उन आर्टिलरी गन्स को विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो कि चलते चलते फायर करने में सक्षम हो। और दुनिया के कई सारे देश हैं जिन्होंने उनके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया है और कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार ग्रो होता रहेगा। और इस वर्ष उनका टारगेट है कि उनकी सेल्स का 80% हिस्सा लगभग एक्सपोर्ट से ही आए। और वे US आर्मी, फ्रेंच आर्मी, ब्रिटिश आर्मी और ऐसी अन्य ग्लोबल डिफेंस फोर्सेस के लिए एक मेन सप्लायर बनने का उद्देश्य रखते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इसराइल की माइक्रोकॉन विजन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके तहत पारस डिफेंस इसराइली कंपनी के एडवांस ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी की भारत में एक्सक्लूसिव सप्लायर बनेगी। और इसराइल की जो एडवांस ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी है पारस डिफेंस के माध्यम से भारत में और भी लोअर कॉस्ट पर मिलेगी, क्योंकि इन ड्रोन कैमराज में स्वदेशी कंटेंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इस एडवांस ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी के 2 तरह के मॉडल्स हैं और जिनको इंपोर्ट करने पर कीमत पड़ती है लगभग 20 लाख से 40 लाख रुपए पर यूनिट। और जबकि पारस डिफेंस का कहना है कि वे इसके हर एक मॉडल के प्राइस को 50 से 60% तक कम कर देंगे, ताकि ये एडवांस सर्विलियंस टेक्नोलॉजी भारत की डिफेंस फोर्सेस और अन्य कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए भी और भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एक्सेसिबल हो जाए। और इन ड्रोन कैमराज में ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलियंस रिकॉनेसेंस पेलोड्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर्स, तो ये भी शामिल है। इंडियन आर्मी के लिए 100 एडिशनल K9 वज्र T सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स के कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए
L&T ने साउथ कोरियन फर्म हानवा एरोस्पेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वैल्यू है $253 मिलियन। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले साल दिसंबर में ही CCS ने आर्मी के लिए 100 एडिशनल K9 वज्र-T के लिए अप्रूवल दिया था। और पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में K9 वज्र-T में जो स्वदेशी कंटेंट की मात्रा है वो और बढ़ेगी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि भारत लॉन्ग रेंज के रडार सिस्टम्स को विकसित करने के मामले में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरा है और इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने यूरोपियन कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। और भारत की जो रडार टेक्नोलॉजी है तो उसकी खास बात यह है कि जहां एक तरफ यूरोप ने रडार टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मुख्य रूप से फोकस किया था उन कॉन्टिनेंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो आमतौर पर स्टेबल ही रहते हैं, और जिसमें नेटो के डिफेंस आर्किटेक्चर में इंटीग्रेशन, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, तो इन सभी चीज़ों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी के अराउंड ही इंटरऑपरेबिलिटी को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। लेकिन जिस तरह के डाइवर्स हाई थ्रेट इन्वायरमेंट भारत फेस करता है, खास करके पाकिस्तान और चीन की तरफ से, तो ऐसे में जो इम्पोर्टेड रडार सिस्टम्स हैं तो ये भारत के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती हैं, और वो भी तब जब आजकल मिसाइल्स और एयर कैपेबिलिटीज दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रही है। बाकी भारत ने जिस तरह के रडार सिस्टम्स को डेवलप किया है तो वो डाइवर्स कंडीशंस में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि चीन का जो रडार डोमिनेंस है वो काफ़ी समय से भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन अब भारत अपने खुद के स्वदेशी रडार सिस्टम से चाइना की इस रडार टेक्नोलॉजी को काउंटर कर रहा है। जैसे कि ऑफिशियल कहना है कि भारत के जो अश्विनी रडार सिस्टम है तो वो डायरेक्टली चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स को भी काउंटर करते हैं। भारत की जो स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है तो वो 1500 किलोमीटर की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइल्स को अटैक कर सकती है। इसी तरह से DRDO की हाई पावर रडार जो कि 300 किलोमीटर की दूरी तक मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है, और जिसमें हाइपरसोनिक टारगेट्स भी आते हैं। और इस तरह से भारत ने और भी कई एडवांस रडार टेक्नोलॉजीज को विकसित किया है। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक ब्राजील में आयोजित प्रीमियर डिफेंस एक्सपो में DRDO ने अपने अत्याधुनिक डिफेंस इनोवेशंस को शोकेस किया है, जिसमें एवॉक सिस्टम्स, डॉनियर मिड लाइफ अपग्रेड्स, तेजस मार्क 2, पिनाका रॉकेट के गाइडेड वर्जन, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार, एडवांस लाइटवेट टॉर्पेडो, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल, एयरबॉर्न सर्विलेंस सिस्टम के लिए मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज। और जबकि HAL और ADA द्वारा दिए गए डिटेल प्रेजेंटेशन के बाद आर्मीनिया ने भारत के तेजस मार्क 2 में इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि अजरबैजान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले JF-17 का एक बेहतरीन काउंटर बन सकता है। बाकी उम्मीद तो यही है कि तेजस मार्क 2 का जो पहला प्रोटोटाइप है वो इसी वर्ष रोल आउट होगा और अगले वर्ष की शुरुआत तक उसकी पहली उड़ान कंडक्ट की जाएगी। और अगर आपको तेजस मार्क 2 के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी हमने पहले बनाई हैं, आप उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में कृष्ण घाटी सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही M शुभम सूर्यकांत वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज आर्मी मेडिकल कोर का 261वां रेजिंग डे है और आज भारत के वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की 111वीं बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कौन से वर्ष में भारतीय सेना में कमीशन हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।